मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ट्री इन्फोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल के आंदोलन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हमने बना लिया है, सेकंड लेक्चर के ऊपर आज हम हिमाचल के आंदोलन, जो भी कृषक जन और स्वतंत्रता के आंदोलन रहे, कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे कृषक और जन आंदोलन चले हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जुग्गा आंदोलन। ठीक है, 1883-84 में आपका 3 आंदोलन हमने कर लिए हैं। चौथे आंदोलन की बात करते हैं, जुग्गा आंदोलन। ठीक है, 1884-85 में आंदोलन होता है, कहलूर रियासत में होता है, कहलूर। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को बताया नाम क्या है, बिलासपुर। वहां पर ये आंदोलन होता है। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं जो शासक थे, राजा थे। राजा यहाँ पर अमरचंद यहाँ पर शासक थे। ठीक है, उस समय यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है। ठीक है, काफी सारा इसमें लोगों की जान जाती है। ठीक है, जुग्गा आंदोलन गेड़वी में यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं। गेड़वी जगह है बिलासपुर में, यहाँ पर कुछ ब्राह्मण रहते हैं। जो आपके राजा थे अमरचंद, उनका कुछ विरोध करते हैं, उनके जो नीतियाँ थी उनका विरोध करते हैं। राजा जब इस चीज को देखता है कि लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण लोग थे, ठीक है, ब्राह्मण लोग थे, वो विरोध करते हैं। विरोध वो अपने तरीके से करते हैं कि अपनी झुग्गियों के ऊपर अपने इष्ट देवता के झंडे लगा लेते हैं। ठीक है, तो जब राजा अपने सैनिकों को भेजता है उन ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए, तो ब्राह्मण अपनी झुग्गियों में आग लगा देते हैं। ठीक है, इसीलिए इस आंदोलन को जुग्गा आंदोलन कहते हैं। जो उनकी झुग्गियां होती हैं वो सारी की सारी जल जाती हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है यहाँ पर इस आंदोलन में। तो यहाँ पर अमरचंद काफ़ी ज़्यादा, राजा अमरचंद को भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। जो उनकी नीतियाँ थी, उनके जो कर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी लोगों की, उनको दूर करता है। ठीक है, राजा अमरचंद उस समय यहाँ के राजा थे। तो जुग्गा आंदोलन आपने याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कहाँ पर हुआ था, बिलासपुर या कहलूर रियासत में, किस राजा के समय हुआ था और कब हुआ था, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं भागल भूमि जो आंदोलन हुआ था आपका। ठीक है, जो भागल भूमि आंदोलन हुआ था 1897 ईस्वी में। ठीक है, लगभग 5 साल ये चला था। ठीक है, 1902 ईस्वी तक ये भूमि आंदोलन चला था। ठीक है, यहाँ पर राजा उस समय ध्यानचंद थे। राजा तो थे उस समय भागल के ध्यानचंद थे। जो राजा ध्यानचंद थे वो अपने जो उनकी रियासत थी उसमें 1857 में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो नियम थे उनको बनाते हैं। एक तो नियम था उनका कि जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको नहीं मारेंगे। जो भी जनता है उनकी, वो जंगली जानवरों को नहीं मारेंगे। ठीक है, दूसरा जो नियम जो उन्होंने महत्वपूर्ण, जो एक कर से रिलेटेड एक रूल बनाया था, कर को काफी मात्रा में, मतलब लगभग डबल कर दिया था, दुगना कर दिया था जो कर को। ठीक है, जो कर था उसको डबल कर दिया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आंदोलन होता है। ठीक है, अब देखिए चारागाह की वहां पर काफी ज्यादा कमी हो गई थी क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लग गई थी। राजा के द्वारा जो चारागाह थे उन पे कुछ तो रियासतों ने अपने कब्जे में ले लिए, कुछ लोगों को दे दिए थे। तो लोगों को जो अपने जानवर थे, पालतू जानवर थे, उनको चराने के लिए जगह भी नहीं थी। ठीक है, सॉरी, ऊपर से जो राजा ये जंगली जानवरों को मारने के लिए मना कर देते हैं, वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि जो जंगली जानवर थे वो लोगों की फसलों को तबाह करते थे। ठीक है, बार बार फसलों में बढ़ जाते थे, इसीलिए लोग उन जानवरों को मारते रहते थे। लेकिन लोग, राजा ने अपनी रियासत में ये बात कह दी कि जो भी इन जानवरों को मारेगा, जंगली जानवर को, उनको सजा दी जाएगी। तो लोग यहाँ पर मार नहीं पा रहे थे, उनकी फसलें तबाह हो रही थी। कर पूरी जमीन के हिसाब से राजा को देना पड़ता था। तो यहाँ पर लोग बड़े दुखी हो जाते हैं और वो लगभग 5 साल तक राजा के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, एक छठा आंदोलन आपका आता है क्योंथल भूमि आंदोलन।
ठीक है। ये आंदोलन भी 1897 में होता है। उस समय यहाँ के राजा बलबीर सेन थे। ठीक है। ये भी अपनी रियासत में कर को काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ा देते हैं। लोगों की फसलें उस समय 1897 के आसपास क्विंटल जो आपकी रियासत थी वहाँ पर ख़राब हो जाती है, लेकिन राजा कर को कम करने की बजाय कर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है। ठीक है। कर नहीं दे पाते। राजा जो वहाँ के थे बलबीर सेन, वो भूमि छीनने लग जाते हैं लोगों की। तो यहाँ पर लगभग सारे के सारे किसान राजा के खिलाफ उतर जाते हैं और राजा को बड़ी मुश्किल से इस जो भूमि आंदोलन थी, इस आंदोलन को शांत करना पड़ता है। ठीक है। अपने करों को कम करना पड़ता है, लोगों को भूमि जमीनें वापसी देनी पड़ती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंतल भूमि आंदोलन। ठीक है। इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ठियोग आंदोलन। ठीक है। ठियोग में भी एक जन आंदोलन होता है। ठियोग में 1898 ईस्वी में, उस समय यहाँ के शासक उदयचंद थे। ठीक है। उदयचंद ठियोग के शासक थे। कारण था ठियोग रियासत में भी बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त कारण था, भूमि बंदोबस्त। क्या होता है 1898 में उदयचंद अपनी रियासत में भूमि बंदोबस्त करते हैं। लोग वहां पर राजा का साथ देते हैं बंदोबस्त के लिए, लेकिन जब लोगों को लगता है कि इस बंदोबस्त में गड़बड़ी चली हुई है, राजा अपने चाहने वालों को अधिक मात्रा में जमीन दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लोग कर देते हैं राजा का विरोध। यहाँ पर ठियोग के साथ बेजा भी थी। बेजा में भी यही होता है, जो बेजा ठाकुराई थी। ठीक है। बेजा में भी यही होता है। यहाँ पर भी भूमि बंदोबस्त चला रहता है, लेकिन जब लोग देखते हैं कि यहाँ पर राजा अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो लोग विरोध कर देते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर भूमि बंदोबस्त के समय जो उदयचंद थे, यहाँ पर आंदोलन हो जाता है। ठीक है। ठियोग में दोबारा से एक आंदोलन होता है 1926 में। 1926 ईस्वी में भी यहाँ पर किसान आंदोलन होता है। उस समय यहाँ के राजा पदमचंद होते हैं। ठीक है। राजा पदमचंद होते हैं, जो इनके खिलाफ जो आंदोलन था वो इनके भाई जो इनके सगे भाई होते हैं वही लीड करते हैं, वही सबसे आगे रहते हैं। इनके भाई का नाम था मियाँ खड़क सिंह। ठीक है। मियाँ खड़क सिंह इनके भाई होते हैं, वही किसानों का सबसे आगे समर्थन करते हैं, उनके नेता के रूप में सामने आते हैं। ठीक है। तो 1926 में और आपका 1897 में दो ठियोग में जन आंदोलन, किसान आंदोलन हुए थे, तो आपने याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडी किसान आंदोलन 1909 में हुआ था। उस समय वहाँ के शासक भवानी सेन थे और उनके वजीर जीवानंद पादा थे। ठीक है। जो जीवानंद पादा थे ये भी काफ़ी अत्याचारी थे। इन्होंने भी लोगों के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगाया था। जो बड़े वर्ग के जमींदार थे खासकर, उनको इन्होंने कर के नीचे काफ़ी ज़्यादा दबा दिया था। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया कि राजा फिर भी भवानी सेन लोगों की बातें नहीं सुन रहा था। तो सरकाघाट के यहाँ पर एक व्यक्ति हैं शोभा सिंह। सरकाघाट के शोभा सिंह, ठीक है, स्थानीय नेता हैं मंडी के सरकाघाट के शोभा सिंह। या कुछ लोगों को, लगभग 20 लोगों को लेकर राजा के पास जाता है, जो उनके वजीर जीवानंद पादा की कंप्लेंट करते हैं, लेकिन भवानी सेन इन लोगों की बात नहीं सुनता है। शोभा सिंह फिर दोबारा से जाते हैं, फिर नहीं सुना जाता। जो तीसरी बार जब जाते हैं तो लगभग 300 व्यक्तियों को अपने साथ लेकर जाते हैं। राजा इस चीज़ को देखकर भयभीत हो जाता है और इन जो साथ में लोग आए थे और जो शोभा सिंह है, इन सभी को कैद कर लेता है। ठीक है। शोभाराम जो थे, शोभाराम सिंह, ठीक है, शोभाराम, आपने ध्यान रखना है, शोभाराम सिंह पूरा नाम था। इनको कैद कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जब लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में विरोध करने लग जाते हैं, लगभग 2000 व्यक्ति शोभाराम सिंह के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो राजा को लोगों की परेशानी को देखते हुए जीवानंद को अपने वजीर के पद से हटाना पड़ता है और उन्हें सजा सुनानी पड़ती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुनिहार किसान आंदोलन 1920 में। ठीक है। यहाँ पर उस समय शासक हरदेव जी थे कुनिहार में। तो कुनिहार में एक तो किसान आंदोलन इस दौरान हुआ था, दूसरा हुआ था आपका जो बेगार प्रथा है, बेगार प्रथा है।
इसके खिलाफ भी काफ़ी बड़ी मात्रा में आवाज़ उठाई जाती है। जो बेकार प्रथा आप लोगों को पता है, काम करवाया जाता है और पैसे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसी प्रथा यहाँ पर चली हुई थी, अपर हिल्स में चली हुई थी, बुशहर रियासत में, कुनिहार में, शिमला जो हिल्स थी वहाँ पर चली रहती थी। तो इसके खिलाफ भी जो आपके बाबू कांशीराम थे, बाबू कांशीराम और सैमुअल्स इवान स्टोक या सत्यानंद स्टोक्स, ठीक है, आवाज उठाते हैं, ठीक है। सत्यानंद स्टोक सैमुअल्स इवान स्टोक का ही नाम है। सैमुअल्स इवान स्टोक एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जो बाद में अपना नेम चेंज कर कर सत्यानंद स्टोक अपना नाम रख देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो दोनों ने बेकार प्रथा के खिलाफ कुनिहार संघर्ष के दौरान ही यहाँ पर आवाज़ उठाई थी, ठीक है। सत्यानंद स्टोक्स ने तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इस बेकार प्रथा का विरोध किया था। इन्हीं की वजह से जो रामपुर वाले एरिया में, रामपुर बुशहर जो एरिया है, यहाँ पर जो बेकार प्रथा होती थी इसको बंद किया गया, ठीक है। तो जो रामपुर बुशहर में जो बेकार प्रथा बंद हुई थी उसमें मुख्य रोल सत्यानंद स्टोक्स ने निभाया था। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेन जो पॉइंट है जहाँ से उद्गम या आप कहिए उत्पन्न होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो हिमाचल से रिलेटेड है। किस प्रकार, जो A.O. ह्यूम है, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, पूरा नाम है इनका, ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। उनके दिमाग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार रोथनी कैसल में आता है जो शिमला में है, ठीक है। 1882-83 की बात है, 1882-83 की बात। इस समय इनके दिमाग में विचार आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाए, ठीक है, ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इनका पूरा नाम भी आपने याद रखना है, पूरा नाम क्या था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। उनके दिमाग में रोथनी कैसल में बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाए, ठीक है। आप लोगों को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। जो पहला अधिवेशन था वो 28 से 31 दिसंबर के बीच 1885 में मुंबई में हुआ था। यहाँ पर एक कॉलेज का नाम है गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहला अधिवेशन हुआ था। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष आपको पता होगा सभी को, व्योमेश चंद बनर्जी, ठीक है। ये तो अध्यक्ष थे। एग्जाम में कई बार महासचिव का नाम पूछ लिया जाता है, तो महासचिव आपके A.O. ह्यूम थे। महासचिव के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो आप लोगों ने याद रखना, जो पहली मीटिंग हुई थी 1885 में, उसके जो महासचिव थे वो A.O. ह्यूम थे, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश रिटायर अधिकारी, ठीक है। ये फाउंडर थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो आप लोगों ने इस चीज़ का याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर नाम आया, रोथनी कैसल, ये शिमला में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपका निवास स्थल है A.O. ह्यूम का निवास, ठीक है, निवास स्थल है उसको, सॉरी, रोथनी कैसल को A.O. ह्यूम का निवास स्थल कहा जाता है, ठीक है, निवास जहाँ पर वो रहते थे। तो इस चीज़ का भी आपने याद रखना है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे वो शिमला में 11 मई 1921 को पहली बार आए थे, ठीक है, पहली बार आए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार कब आए थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उनके साथ कौन कौन थे, तो एक तो थे आपके लाला लाजपत राय, एक आपका मदन मोहन मालवीय, आपके दुनीचंद, आपके शौकत अली, एक थे आपके मोहम्मद अली। ये व्यक्ति भी महात्मा गांधी के साथ पहली बार शिमला आए थे और महात्मा गांधी शांति कुटीर में ठहरे थे। ये भी आपने याद रखना है, इसके बारे में एग्जाम में पूछते रहते हैं कि महात्मा गांधी पहली बार कब आए थे और कौन कौन महात्मा गांधी के साथ शिमला आए थे, ठीक है। पहली बार कहाँ पर रुके थे, शांति कुटीर में, भी आपने याद रखना है।
ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, फिर कल आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।